गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं कुलदीप जांगिड़ आप लोगों के लिए क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर लेके आया हूँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि फोर्स की। वैसे तो देखें तो हम लोग हमारी डेली लाइफ में और हमारे जितने भी एनवायरनमेंट में जो भी फिनोमेना इम्प्लीमेंट होते हुए आप देखते हैं, उसमें एक बेसिक क्वांटिटी होती है फोर्स। और फोर्स बेसिक क्वांटिटी नहीं, फोर्स एक ऐसी डेराइव्ड क्वांटिटी है जिससे बहुत सारी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं और बनती हैं। डेराइव करता है ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो इस फोर्स के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, और इस फोर्स को अकॉर्डिंग टू योर क्लास हम दो चीज़ों से समझेंगे, और वो तो दो चीज़ें हैं आपका, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फोर्स के लिए हम दो चीज़ों को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट है पुल एंड सेकंड है पुश। पुश और पुल नॉर्मल से मीनिंग है, नॉर्मल से स्पेलिंग्स हैं यहाँ पे। इंग्लिश के दो वर्ड हैं जिनसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पुल क्या होता है और पुश क्या होता है। धक्का देना और खींचना, दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो फोर्स को डिफाइन करती हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो फोर्स के लिए इन दो क्वांटिटीज़ को हम यूज़ में लेते हैं। अब फोर्स के लिए इन दो क्वांटिटीज़ को यूज़ में तो ले लिया, लेकिन ये पुशिंग और पुलिंग से किस टाइप से फोर्स अप्लाई होता है, और बॉडी जो जिस बॉडी के या ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। मैं यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स आपके लिए लिख रहा हूँ। उन इफ़ेक्ट्स को समझने से हमें ये समझ में आ जाएगा पुलिंग और पुशिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे डिफाइन करती हैं फोर्स को। ये चीज़ हम अभी कंसिडर करेंगे। मैं कुछ इफ़ेक्ट्स आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे थे। फोर्स जो है वो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स शो करता है जिससे हम समझ सकते हैं कि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। उन इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने आप यहाँ पे कुछ लाइन्स, कुछ टॉपिक्स और कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूँगा विद एग्जांपल कि फोर्स जो है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हेन फोर्स changes the state of rest of a body। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में है, और रेस्ट पोजीशन में है और उस बॉडी के ऊपर जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं, दैट मीन्स पुल या पुश करते हैं उस बॉडी को, तो उसके अंदर उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है और वो रेस्ट पोजीशन से अनदर किसी दूसरी पोजीशन में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाँ फुटबॉल का एग्जांपल लिया। आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, आपके सामने फुटबॉल पड़ा है और आपने उसको किक किया, और किक करने से क्या हुआ, फुटबॉल की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, वो रेस्ट पोजीशन से मोशन पोजीशन में आ गया है। और उस केस में आपने उसको पुल किया या पुश किया, वो चीज़ भी उसके अंदर शो होती है। तो ये एक इफेक्ट है। दूसरी चीज़, दूसरा जो पॉइंट है वो है सेकेंड वन, व्हेन फोर्स ब्रिंग्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। देखिए ये चीज़ भी हम उसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जब फुटबॉल को किक किया था तो आपके सामने गोलकीपर था, और गोलकीपर के पास में जैसे ही फुटबॉल गया, मोशनरी था, वो मोशन में था, और जैसे ही उसके पास गया तो उसने उसको कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया, और पकड़ते ही उसकी जो मूविंग पोजीशन है वो रेस्ट पोजीशन में आ गई। उस केस में भी फोर्स अप्लाई हुआ है। तो इसमें भी हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, इफेक्ट उसका समझ में आ रहा है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो चीज़ है, थर्ड वन जो टॉपिक था अपना, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हेन फोर्स चेंजेस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ये वाली चीज़ है। देखिए कोई दो बॉडी हैं, एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी मोशन कर रही है और आपस में कोलिजन करती हैं, फर्स्ट पॉइंट। या फिर दो बॉडी हैं, दोनों ही बॉडी जो है वो मोशन में है और आपस में एक दूसरे को कोलिजन करती हैं, सेकंड पॉइंट। या फिर थर्ड पॉइंट है, हमारे पास में उसी फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में एक फुटबॉल है जो मतलब थोड़ा लुढ़कता हुआ हमारे पाँव पैर तक पहुंचा है, और हमने उसको जो स्पीड से वो आ रहा था वो स्पीड थी उसकी कम, और फिर हमने उसको गोल की तरफ एक और जोर किक मारी तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो गई और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। या फिर हमने उसको अपोजिट डायरेक्शन में किक किया तो वहाँ पर भी वो चेंज होती है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे रेस्ट बॉडी के ऊपर आके हमने दूसरी बॉडी को
कोलिजन करवाया तो रेस्ट बॉडी और कोलाइड बॉडी जो है दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और स्पीड भी उनकी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे नेचर में जो स्पीड और डायरेक्शन दोनों के बारे में हमें बताते हैं कि मोशनरी बॉडी जो है उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो फोर्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज होती है। डेली लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ ये देखिए फोर्थ पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट जो है, इस फोर्थ पॉइंट के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि तोड़फोड़ करना आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आपके पास में कोई खिलौना है या आपके पास में कोई और अदर कोई चीज़ है, जैसे आप लोगों को बहुत ही एक आदत पड़ी हुई रहती है, जैसे आपके पास में बुक है या नोटबुक है, आप लोग क्या करते हो उसको, आप लोग उसको गोल गोल बना देते हो। वो क्या है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसकी जो शेप थी रेक्टेंगुलर शेप, उसको आपने सिलेंड्रिकल कर दिया। ये भी एक एग्जांपल इसके अंदर आ सकता है कि फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है शेप ऑफ द बॉडी को। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो इसके अंदर आप यूज़ ले सकते हैं और देखते भी हैं आप डेली लाइफ में। तो इस तरीके से हमने ये 4 पॉइंट जो हैं वो कंसीडर किए और इन 4 पॉइंट से हमें समझ में आया कि फोर्स लगाने से, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और उस फोर्स के थ्रू आप जो पुल और पुश कर रहे हैं बॉडी को, वो क्या क्या इफेक्ट डालती है। सबसे पहले जो चीज़ हमने देखी वो क्या थी, वो ये थी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी, ये वाली चीज़ थी। दूसरी वाली में मूविंग बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाती है, ये वाली चीज़ थी। तीसरी वाली में स्पीड ऑफ बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, ये वाला था। और फिर ये शेप वाला था। ये सारे इफेक्ट जो हैं ये फोर्स से ही पॉसिबल हो पाते हैं। अब हम एक और टॉपिक इसी फोर्स से रिलेटेड जो आता है वो हम देखते हैं क्या आता है। देखिए आप लोग, मैं बताता हूँ आपको, इसमें नेक्स्ट जो स्टेप में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है वो देखिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स की। देखिए, अब वैसे तो देखें तो बहुत सारे टाइप्स के फोर्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास में 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं। नंबर 1, फोर्स को मैंने लिखा है यहाँ पे और इसको एक 2 लेग बनाई। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। 2 टाइप के फोर्स हमने यहाँ पे लिए हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ये 2 टाइप के फोर्स हमने यहाँ पे यूज में लिए हैं। इन दोनों टाइप के फोर्सेस के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे स्कूल में या आपके स्कूल में काफ़ी बार जो एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें रस्साकसी का एक गेम होता है, आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा है, ज़्यादातर स्कूलों में होता है। तो उसमें आधे स्टूडेंट इस साइड में लगे रहते हैं रस्सी के और आधे स्टूडेंट इस साइड में, और वो आपस में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट बनाया हमने और इस पॉइंट के दोनों तरफ ये रस्सी हमने इस तरफ और इस तरफ ऐसे बना दी। यहाँ पे हमने एक रिबन बांध दिया है रेड कलर का, ये ठीक है। कुछ बच्चे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और कुछ बच्चे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और हमने यहाँ पे एक एरो का सिंबल बना दिया है कि इस एरो के सिंबल से ये रेड पट्टी जिस साइड में जाएगी वही टीम विक्टर होगी। तो जब तक सपोज कीजिए कि जब तक इस साइड में लगने वाले फोर्स की वैल्यू F और इस साइड में लगने वाले फोर्स की वैल्यू F, दोनों साइड में लगने वाले फोर्स की वैल्यू जब तक सेम होगी, दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू F A, ये A टीम है और ये B टीम है, FB, दैट मीन्स F A इज इक्वल्स टू FB। तब तक ये जो रिबन है ये इस एरो के पास ही रहेगा, किसी भी साइड में बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। उस केस में हम बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय टीम A एंड फोर्स अप्लाइड बाय टीम B बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड, देन वी कैन कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोल सकते हैं उसको? बैलेंस्ड फोर्स बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर
बी टीम जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास ज़्यादा पावर है और ए के पास इससे कम पावर है, उस केस में जो फोर्स है वो बदल जाएगा, ठीक है। और उस केस में ये इक्वेशन भी बदल जाएगी। उस केस में हम लिख सकते हैं एफ बी ग्रेटर देन एफ ए। तो ये जो है पट्टी, रेड पट्टी, ये इस एरो के सिंबल को क्रॉस करती हुई सपोज कीजिए इस तरफ पहुंच गई। दैट मीन्स विक्टर टीम कौन सी बन गई है? बी टीम बन गई है। उस केस में ये जो फोर्स है ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं रहा, ये कौन सा फोर्स बन गया है? अब अनबैलेंस्ड फोर्स बन गया है, क्योंकि इस साइड में और इस साइड में जो फोर्स की वैल्यू है वो वेरी हो चुकी है। ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स कम है। तो इस टाइप से हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी की जो चीज़ है उसके लिए हम आगे चलेंगे, और आगे चलने से पहले हमें कुछ जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं उनके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। उनमें से सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्स के बारे में और काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें बताया है, उनको बोलते हैं गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में हम बात करेंगे, और वो क्या बोलते थे ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आप ध्यान से। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई भी बॉडी अनबैलेंस्ड फोर्स जब उसके ऊपर अप्लाई होता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ हम पहले भी 4 पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब अप्लाई होता है किसी भी बॉडी के ऊपर तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, या फिर वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, या फिर वो मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी। ऐसे कौन सा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, ये गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, और इंक्लाइंड प्लेन में उन्होंने अलग अलग टाइप के हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। वो डायग्राम क्या है आप देखिए। डायग्राम देखिए आप। डायग्राम में हमने इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया। ये देखिए यहाँ से एक प्लेन लिया, इसकी हाइट हमने यहाँ से ली h हाइट है, ये एक एंगल है θ1, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास में ये एक बुक है, ये देखिए बुक है मेरे पास में। इस बुक के ऊपर मैंने इस बुक को एक पर्टिकुलर हाइट दे दी। यहाँ से ये इसका सरफेस है, इस सरफेस से ऐसे पर्टिकुलर हाइट दे दी जैसे यहाँ पे है। अब देखिए एक थीटा एंगल के साथ में हमने इसको ऐसे स्लोप में किया। अब हम इस डस्टर को लेते हैं, मान लेते हैं कि ये डस्टर और ये जो आपका बुक का जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है। अब इसके ऊपर हमने इसको ऐसे लिया तो देखिए ये एक यूनिफॉर्म मोशन करती हुई नीचे लुढ़क रही है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन करती हुई ये नीचे की तरफ आ रही है। देखिए इस तरीके से नजर आया आपको। सेकंड थिंग इसमें देखो और लेते हैं हम लोग। अगर मैं सेकंड केस में इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा देता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां से बढ़ा दिया, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, ये लीजिए अब की बार जो हाइट है उसको मैंने h डेस कर दिया है, ठीक है। तो अब की बार का जो मोशन होगा, जैसे यहाँ पे हम एक प्लेन लेते हैं और उसके ऊपर इसको छोड़ देते हैं, तो अब की बार का जो मोशन होगा वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। स्लोप बढ़ा है मतलब इसके थीटा एंगल की वैल्यू बढ़ी है, हमने इसको θ2 मान लिया। अब अगर हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अब की बार हमने इसको यहाँ पे ले आए और ये हाइट हमने मान ली इसकी h डबल डेस। तो अब की बार अगर इसके ऊपर कुछ भी हम रखेंगे, कोई भी बॉडी जो फ्रिक्शन लेस हो, तो उस केस में हमारे पास में क्या स्टेटमेंट निकल के आएगा? उस केस में हमारे पास स्टेटमेंट निकल के आएगा कि अब की बार का जो मोशन है वो थोड़ा स्लो हो गया है, उसकी थोड़ी स्पीड स्लो हो गई है। ये डिपेंड कर रहा है इस हाइट और इस एंगल के ऊपर। अब देखिए इसके बाद हम इससे मिलने वाला जो स्टेटमेंट है जो गैलीलियो ने हमें बताया है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे राइट करके दिखाता हूँ, और वो देखिए आप लोग। हाँ, हम बात कर रहे थे गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट की। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। द एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड बाय एन एजेंट टू ए बॉडी, the external force exerted by an agent to a body moving in uniform motion cancels the effect of
फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये चीज। जैसे फॉर एग्जांपल गैलीलियो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे आपको, गैलीलियो ने एक इस तरीके से वी शेप का एक मॉडल बनाया और उस मॉडल में उन्होंने जो सरफेस तैयार किया उसको अज्यूम किया कि वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उस पर उन्होंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। वो बॉल जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ से ऐसे आई, यहाँ पे गई, फिर वापस आई, फिर वापस गई, फिर वापस आई, फिर वापस गई, फिर वापस आई, फिर वापस गई। इससे मतलब ये निकला कि इस बॉल और इस सरफेस के बीच में अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स अगर इसके ऊपर नहीं लग रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली इसके बीच में मोशन करती रहेगी बिना किसी इंटरप्ट के। अब हमने क्या किया, उसके बाद में उन्होंने इसको इस स्लोप को थोड़ा और आगे ले लिया। θ1 एंगल से था, फिर θ2 एंगल से, फिर θ3 एंगल से, फिर θ4 एंगल से। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग हाइट पे जो रिलीज करने की हाइट थी उसको कांस्टेंट रखा और आगे वाली हाइट को डिफरेंट तरीके से उन्होंने चेंज किया। और चेंज करने के बाद में उनको जो कंक्लूजन मिला उस कंक्लूजन को हमने यहाँ पे राइट किया है। और ये कंक्लूजन क्या बताता है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि द एक्सटर्नल फोर्स जो इसको मिला, जो नीचे की तरफ ये जा रही है, तो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जा रही है। एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड बाय एन एजेंट टू ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेगी ये यहां से यहां तक। मोशन कैंसिल्स द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही इसका जो एक्सटर्नल एजेंट से मिलने वाला जो फोर्स है वो कैंसिल्स होता है। अगर इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई ना हो तो ये बॉडी जो है ये कंटिन्यूअसली, ये बॉल जो है ये कंटिन्यूअसली इसमें मोशन करती रहेगी। ये एक एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का और इसी एक्सपेरिमेंट को आगे चलकर न्यूटन ने अपने एक लॉ में यूज किया और उस लॉ को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो न्यूटन ने बताया और वो जो चीज़ है जो न्यूटन ने बताई वो थी लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया इस चीज़ को बताता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो किसी एक्सटर्नल एजेंसी से। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इसी को ले लीजिए आप। ये बोर्ड हमने इस दीवार के ऊपर लगा रखा है। जब तक इस बोर्ड को किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू यहाँ से हटाया नहीं जाए, इसको पुल या पुश नहीं किया जाए या इस दीवार को नहीं तोड़ा जाए, तब तक ये बोर्ड यहीं पे लगा रहेगा चाहे हजारों साल बीत जाएं। समझ में आ रही है बात? मतलब इसमें किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। अब अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, जैसे इसमें ये बॉल मोशन कर रही थी, इस एक्सपेरिमेंट में ये बॉल मोशन कर रही थी, तो ये बॉल तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन इस बॉडी के ऊपर, इस बॉल के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था जिसको हमने फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दिया, क्योंकि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के बीच में और इस बॉल के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे रिड्यूस किया जा सकता है, मिनिमम से मिनिमम बनाया जा सकता है, लेकिन उसको कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते। अगर वो जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब वो इसके ऊपर अप्लाई होगा ही होगा। तो वो यहाँ से यहाँ तक 101% यहाँ से यहाँ तक वो घूमती घूमती फाइनली एक जगह पे जाके उसको रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। अब ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन पार्ट्स के बारे में हम अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। और वो पार्ट कौन से होते हैं, जैसे रेस्ट इनर्शिया, मोशन का इनर्शिया, डायरेक्शन का इनर्शिया, ये 3 टाइप के पार्ट होते हैं जिनके बारे में हम अगले जो लेक्चर होगी हमारी उसके अंदर हम बात करेंगे। और
आज का जो लेक्चर था उसमें आप लोगों ने कुछ चीज़ें नॉलेज में ली। हो सकता है इस वाले में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात समझनी है कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ बॉल्स को लेके एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया और उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर उन्होंने बॉल को ड्रॉप करवाई। ड्रॉप करने के बाद बॉल कुछ टाइम तक ऐसे ऐसे घूमती है और फाइनली वो रुक जाती है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर बॉल और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो बॉल जो है वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर घूमती रहेगी। उसके रुकने का रीज़न क्या है? उसके ऊपर अप्लाइड होने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने भी अपना एक लॉ बनाया जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, और इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा कि बॉडी तब तक रेस्ट में रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स कोई फोर्स ना लगाए। और दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा ये है कि बॉडी तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी से लगने वाला फोर्स अप्लाई ना हो। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे इनर्शिया के टाइप्स की और आगे वाले कुछ टॉपिक्स की। थैंक यू।